नमस्कार, ई मीडिया चैनल देख रहे हैं आप और आज की महत्वपूर्ण नॉन स्टॉप बड़ी खबरों के बारे में एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। इससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पर आपको सेलेक्ट कर लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण नॉन स्टॉप खबरें आप तक पहुँचाई जा सके। कोरोना से मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजे देने में केंद्र सरकार ने अपनी असमर्थता जता दी है। कहा इस तरह से अगर दिया जाता है तो राज्यों का आपदा कोष खाली हो जाएगा। कोरोना से मरने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने में केंद्र सरकार ने अपनी असमर्थता जता दी है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने बताया है कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड यानी कि SDRF के फंड से किया जाता है। अगर ऐसा किया जाता है, अगर राज्यों को हर मृत्यु के लिए 4 लाख रुपए भुगतान देने का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड खत्म हो जाएगा। इससे कोरोना से निपटने की तैयारी के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो पाएगा। असम में 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने वाला है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने इसका फैसला कर लिया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के फायदे से वंचित किया जा सकता है। हालांकि प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण नीति में असम में सभी योजनाओं पर तुरंत लागू नहीं होगी क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा कई फायदे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम 2 बच्चे की नीति लागू नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कूलों और कॉलेजों या घरों में मुफ्त प्रवेश प्राप्त करना। लेकिन कुछ योजनाओं के मामले में मान लीजिए यदि राज्य सरकार द्वारा एक आवास योजना शुरू की जाती है तो 2 बच्चों के मानदंडों को पेश किया जा सकता है। धीरे धीरे बाद के चरणों में हर राज्य सरकार की योजना में जनसंख्या मापदंड आ जाएगा। तमिलनाडु में 1 सप्ताह और बढ़ा कोरोना का लॉकडाउन। 28 जून तक इस बार की पाबंदियां लागू रह सकती हैं। खबर आ रही है तमिलनाडु के MK स्टालिन की सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर के लागू लॉकडाउन को 1 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला किया है। अब इसे 21 जून से बढ़ा करके 28 जून तक कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान लोगों को जो छूट दी गई है वो यहाँ पर जारी रहने वाली है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का ऐलान किया था। फिलहाल तमिलनाडु में कोरोना की स्थिति की बात करें तो शनिवार को कोविड-19 के 8,183 मामले रिपोर्ट किए गए थे और इसी के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 24,14,000 हो गई थी। वहीं 180 मरीजों की मौत बीते 24 घंटे में बताई जा रही है और साथ ही साथ मृतकों की संख्या यहां पर बढ़ करके 31,015 हो गई है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी है। पटना में 100 रुपए के तकरीबन करीब यहाँ पर पेट्रोल की कीमतें पहुंच गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रुक करके बढ़ोतरी जारी है। एक दिन की राहत के बाद से एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। पेट्रोल के दाम 26 से लेकर के 29 पैसे तक बढ़ा दिए गए हैं। वहीं डीजल की कीमतें भी अधिकतम 30 पैसे तक बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद से दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 22 पैसे जबकि डीजल 87 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। देश भर में तेल की कीमतें यहां पर शनिवार को स्थिर रही थी। उसके बाद से एक बार दोबारा यहां पर रविवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम मुख्य शहरों के पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करें तो मुंबई में 103 रुपए, कोलकाता में 97 रुपए के आसपास, वहीं चेन्नई में 98, भोपाल में 105, वहीं हैदराबाद में 101, बेंगलुरु में 100, जयपुर में 103, पटना में 99 और साथ ही साथ लखनऊ में 94, गुरुग्राम में 94, चंडीगढ़ में 93 और नोएडा में 94 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल फिलहाल बिक रहा है। 12 जुलाई से रथ यात्रा शुरू हो सकती है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा के रथ बनाने में कारीगर जुट गए हैं। खबर आ रही है कि इस बार ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 12 जुलाई से हो रही है। इसलिए भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन जो यहाँ पर देवी सुभद्रा है, तो इन तीनों के रथों को बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रथों का निर्माण कार्य तेजी से शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक जगन्नाथ की प्रसिद्ध रथ यात्रा का शुभारंभ 12 जुलाई से होगा, जबकि श्री मंदिर के प्रांगण में 24 जून को यहाँ पर स्नान पूर्णिमा का आयोजन किया जाएगा। इस बार कोविड-19 के कारण भक्तजनों की उपस्थिति नहीं रहेगी। मंदिर के पुजारी एवं कर्मचारी ही सारे धार्मिक कार्यों का आयोजन करने वाले हैं।
दिनेश शर्मा का कहना है कि 4 साल में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। आगे भी यहाँ पर मिशन रोजगार जारी रहेगा। खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती में जिन खाली पदों को भरने के लिए लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनकी इसी महीने भर्ती पूरी होगी। इसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समय सारणी जारी कर दी गई है। यूपी के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार के अनुसार मिशन रोजगार के तहत बड़े पैमाने पर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पिछले 4 साल में लगभग 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां उपलब्ध कराई गई है। वहीं इस भर्ती पर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि रोजगार इस सरकार की प्राथमिकता में है और सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी लाखों भर्तियां की गई है। आगे भी मिशन रोजगार जारी रहेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपनी राय दर्ज कीजिएगा। और अब अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी बात है आप सभी से। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है। लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सिंपली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की जो भी महत्वपूर्ण खबरें हैं बिना किसी रुकावट के हम आप तक सीधे इसी प्रकार से रोजाना पहुँचा सकें। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की प्रगति इस बार धीमी रहने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने रविवार को कहा है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून की प्रगति धीमी रहने की संभावना है, क्योंकि बड़े स्तर पर मौसम की परिस्थितियां इसके बढ़ने के अनुकूल नहीं है। विभाग का कहना है कि संख्यात्मक प्रारूप के अनुसार वायु की चाल पूर्वानुमान अवधि के दौरान क्षेत्र में लगातार बारिश के लिए किसी भी अनुकूल स्थिति का संकेत नहीं देती है। वहीं IMD ने कहा था कि पश्चिमी हवाओं का असर मानसून पर 23 जून तक बना रह सकता है। इसलिए राजस्थान, पंजाब के शेष हिस्से, हरियाणा और दिल्ली में इस दौरान मानसून नहीं पहुंचने के आसार जताए गए थे। पंजाब कांग्रेस में लगातार अंतर्कलह थमने का नाम नहीं ले रहा है। कैप्टन ने कहा कि फैसला वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता। पंजाब कांग्रेस के अंदर घमासान थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खुद को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। बता दें कि यहाँ पर सुनील जाखड़ ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के फैसले को शर्मनाक कहा है। गौरतलब है कि कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव ला करके 2 विधायकों के बेटों और 1 कैबिनेट मंत्री के दामाद को सरकारी नौकरी दे दी गई है। वही कैबिनेट के इस फैसले को लेकर के सियासी संग्राम पहले से ही छिड़ा हुआ है। पंजाब कैबिनेट में कुछ ही समय में राज्य ने कांग्रेस के 2 MLA के बेटों को सरकारी अफसर बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। वही सुनील जाखड़ और 2 विधायकों ने मांग की है कि गलत सलाह के माध्यम से दी गई इन नौकरियों को वापस ली जाए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं और कहा है कि फैसला वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस ने अयोध्या में जमीन खरीद में घोटाले का एक और आरोप लगाया है। कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग यहां पर की गई है। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा भूमि खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी और सुप्रीम कोर्ट से सच का पता लगाने के लिए कोर्ट की निगरानी में जांच कर आदेश देने को कहा है। जिम्मेदारी यहां पर निभाने का आग्रह किया है। वो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में बीजेपी नेताओं के हाथों भगवान राम के नाम पर चंदा इकट्ठा करके लूट की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी के एक नेता ने फरवरी में अयोध्या में 890 मीटर जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी और फिर उसे 2.5 करोड़ रुपए में भारी भरकम धनराशि में मंदिर ट्रस्ट को बेच करके केवल 79 दिनों में 1250% का मुनाफा कमाया है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई है। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में बीते दिन भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि भूकंप की तीव्रता बेहद कम थी और इसमें अब तक किसी प्रकार के जान-माल के नुकसान की खबरें नहीं हैं। इससे पहले देर रात नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे, जिसके बारे में हमने आपको सूचना पिछली न्यूज के माध्यम से दिया हुआ है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र यानी कि NCS के अनुसार दोपहर 12:02 पर दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.1 मापी गई और दिल्ली में आए इस भूकंप के केंद्र को लेकर के अब तक फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को आपको सेलेक्ट कर लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें इसी प्रकार से रोजाना हम आप
तक नॉन स्टॉप खबरें पहुंचा सकें।